Hello friends, welcome to our channel like Sambi. We make preparation 50% faster. Friends, मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोग के साथ सामने हाजिर हूँ, जो है MCQs पार्ट 5 पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायरकी। डायरकी बेसिकली इट मीन्स गवर्नमेंट बाय टू इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, मतलब दो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एक चीज को चला रहे हैं या एक गवर्नमेंट को चला रहे हैं, तो डायरेक्टली का मतलब होता है। तो बेसिकली ये डायरेक्टली के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, तो हमें बताने हैं वो कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो सही हैं। इट इज अ स्कीम ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस बाय मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कब हुआ था दोस्तों? ये 1909 में हुआ था। लेकिन जो डायरकी है बेसिकली पहली बार जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो हुआ था जेम्स फोर्ड मोंटेगू जो रिफॉर्म थे 1919, उससे डायरकी पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। तो बेसिकली पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अब सेकंड स्टेटमेंट, इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। बेसिकली डिस्टिंग्विश पॉलिटिकल और कमर्शियल जो फंक्शन है वो बेसिकली जो पिट्स इंडिया एक्ट था 1784, उससे उसका पॉलिटिकल और जो कमर्शियल फंक्शन है उसको अलग बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया था। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी गलत हो जाता है। तो 1 और 2 आर इनकरेक्ट। अब तीसरा स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिकमेंडेड फॉर एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 था, बेसिकली साइमन जो कमीशन थी उसकी रिपोर्ट थी 1930 में उन्होंने सबमिट की थी। तो उसमें रिकमेंडेशंस थी कि प्रोविंसेस में डायरकी को ख़त्म कर देना चाहिए और सेंटर में उसको इस्टेब्लिश करना चाहिए। तो वही रिपोर्ट से कुछ पॉइंट कुछ प्रोविजंस थे जो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में लिए गए थे। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है। तो इसमें जो हमारा आंसर करेक्ट जो आंसर हो जाता है वो सी हो जाता है। ठीक है, 3 ओनली। अब दूसरा क्वेश्चन है, जो कुछ स्टेटमेंट दिया है हमें ये बताना है कि कौन से ये करेक्ट है। ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 मेड limited and indirect provisions for election to fill some non-official seats। ठीक है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो पहली बार जो इलेक्शन जो प्रोविजंस थे वो 1892 में आए थे, जब हमें किसी बजट पे बात करने का भी मतलब उस पे क्वेश्चन करने का मौका मिला था, बट हम उस पे जो वोट और वो सब नहीं कर सकते थे। तो 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट था जिसमें हमें पहली बार इनडायरेक्ट प्रोविजंस फॉर इलेक्शन थे फॉर नॉन ऑफिशियल सीट्स। ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है, सेपरेट इलेक्टोरेट वाज एक्सटेंडेड टू 6 इंडियंस, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। तो ये करेक्ट है क्योंकि मुस्लिम को जब सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था वो 1909 ने दिया था, और उसके बाद 1919 में सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को ये सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था। फिर 1935 में जो हमारी महिलाएं थी उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंस। तो बेसिकली जो डायरकी थी वो 1990 में हमें प्रोविंसेस में मिली थी। उसके बाद 1935 में डायरकी सेंटर पे आ गई थी, और जो प्रोविंसेस में जो गवर्नमेंट थी बेसिकली उसको क्या किया था, उसको एक रेस्पॉन्सिबल मतलब गवर्नमेंट बनाने, मतलब इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनाने की लिए छूट दे दी गई थी। तो हमारा यहाँ पे 2 और 3 स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बी है ऑप्शन वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है। तो 1858 के बारे में कुछ प्रोविजंस हैं, हमें बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन से हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट द इनकरेक्ट आंसर पूछा हुआ। ठीक है। द एक्ट इंट्रोड्यूस 1858, द एक्ट इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट कब एस्टेब्लिश हुई थी? बेसिकली ये 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में बेसिकली ये गवर्नमेंट
इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है, ठीक है। और दूसरा, इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। हाँ, 1858 में ऐसा हुआ था, जो हमारा जो डबल सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो खत्म करके एक नया ऑफिस बना था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। द एक्ट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो बेसिकली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो 1833 में बना था, और यहाँ पे वाइसरॉय बन जाते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट है। तो हमसे क्या पूछा है? इनकरेक्ट कोड पूछे। तो बेसिकली इनकरेक्ट कौन से? 1 एंड 3 आर इनकरेक्ट, देयरफॉर डी इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। और दोस्तों ये हमें बार बार मैं बताते रहता हूँ कि एग्जाम भी में हम फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाते हैं मगर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे मॉक टेस्ट हैं, जैसे यूपीएससी एग्रीकल्चर एग्जाम, प्राइवेट लॉज, आरबीआई, एसएससी, बहुत सारे ऐसे मॉक टेस्ट हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट पे। तो आप जाइए, उनको अटेंड कीजिए, और उससे पता चलेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कितनी अच्छी है, और किस एरिया पे आपको अपनी प्रिपरेशन में फोकस करना है, कि कौन सा आपका एरिया है जो कमज़ोर है और कौन सा एरिया आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उस पर आपको मतलब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपको ये पता चलता है। तो आपको ये मॉक टेस्ट जो है, और पीवाईपीज, मोस्ट ऑफ द जो एग्जाम्स हैं इंडिया के, हमारे वेबसाइट पे वो अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? तो पहली बार कब हुआ था? बेसिकली पहली बार ये जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसको रिकॉग्निशन मिला था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो पहली बार ऐसा हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, कि जो कंपनी थी उसको मैनेज करने की भी, मतलब उसको ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज करने की भी कोशिश की गई थी, और उसके जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है उसको डिसाइड किया गया था। और पहली बार जो वारेन हेस्टिंग है उसको जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसे बेसिकली गवर्नर ऑफ इंडिया बनाया गया था, ठीक है। और इसके अंडर पे जो मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी है, उसके गवर्नर इसके अंडर कर दिए गए थे, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर है वो ए करेक्ट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चार्टर एक्ट 1853। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें बताना है इसमें कौन से करेक्ट हैं, ठीक है। तो इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी एंड मेड इट प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। बेसिकली ये स्टेटमेंट गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि 1833 में, जब 1813 में शुरुआत हो चुकी थी जो कमर्शियल बॉडी को खत्म करने की, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, टी और चाइना पे उसका अधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो एक तरफा अधिकार था कमर्शियल, वो खत्म करके अब 1833 में क्या हुआ, 1833 में जो कमर्शियल, जो उसका टी पे जो अधिकार था उसे भी खत्म कर दिया गया, और उसे प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी गई कि वो जो एडमिनिस्ट्रेशन उसके प्रोविंसेस हैं इंडिया पे, उसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगी। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो हमारा गलत हो जाता है। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है, द एक्ट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एक्सिक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। तो ये एक्ट के थ्रू जो लेजिस्लेटिव एंड एक्सिक्यूटिव फंक्शन है जो गवर्नर का, जनरल का, उसको सेपरेट कर दिया गया था। तो बेसिकली ये का स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब जो थर्ड स्टेटमेंट है, द एक्ट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो हाँ, ये करेक्ट है, क्योंकि जो 6 आउट ऑफ 6, 4 वेर अपॉइंटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट। जैसे जो हमारे मद्रास, बॉम्बे, आगरा और बंगाल, आगरा को एक प्रेसिडेंसी अलग से बना दी गई थी। और इसमें क्या हुआ था, इसमें जब लोकल रिप्रेजेंटेशन था, जो हमारे इंडियंस थे, इंडिया के लोग थे, उनको यहाँ पे उनको इलेक्ट कर दिया, मतलब अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड जो प्रोविजन स्टेटमेंट है हमारे करेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें सी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया।
ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन जो ब्रिटिश इंडिया में पहली बार सेंट्रलाइजेशन का फाइनल स्टेप 53 में था, नहीं ये 53 में इसलिए नहीं था क्योंकि 1833 से इसकी शुरुआत हो चुकी थी जो सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। तो उसकी तो फाइनल स्टेप, सॉरी शुरुआत तो पहले से हो चुकी थी, फाइनल स्टेप 1833 था। ठीक है, तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा जो स्टेटमेंट है, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 प्रोवाइड्स द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विद एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया। हाँ, क्योंकि जो गवर्नर जनरल उस समय थे, तो उनको क्या किया गया था, जो प्रेसिडेंसी थी मद्रास और बम्बई की, उनको भी इनके अंडर ला दिया गया था। एक बार 73 में किया गया था ये, उसके बाद बीच में उसको छूट दी गई थी, और उसके बाद फिर से 33 में उसे इंडिया का गवर्नर जनरल इंडिया का बना दिया गया था। ठीक है, और उसको जो मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी है उसको इसके अंडर ला दिया गया था, और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसके पास एक्सक्लूसिव पावर थी कि वो कुछ भी मतलब जो अपने जो लॉज हैं वो बना के इन सब जो भी इनके प्रेसिडेंसी है उसमें लागू करवा सकता था। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो 2 हमारा करेक्ट हो जाता है, 1 इज इनकरेक्ट, तो यहाँ पे हमारा आंसर ए हो जाता है। ठीक है, अब 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। तो ये पहली बार कब हुआ था, जब बाइकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन। बाइकैमरलिज्म का मतलब आप समझ गए कि दो हाउसेस होना, इंडिया में दो हाउस इस्टेब्लिश किए गए थे। तो 1919 जो एक्ट था उसमें डायरेक्ट इलेक्शन थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन शुरू हो चुके थे हमारे 1892 से। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन कब से हुए, 1919 से। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब 8 जो है, अंडर विच एक्ट द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वेयर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। तो कब पहली बार ऐसा कहा गया था कि जो ब्रिटिश की जो टेरिटरीज हैं, कंपनी की जो टेरिटरीज हैं वो ब्रिटिश पोजीशन हो जाएगी। वो बेसिकली पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784, जिसमें जो क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग अलग कर दिए गए थे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो कमर्शियल, मतलब बेसिकली कमर्शियल चीजें देखने थे, और बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल था उसके अंडर में ज्यादातर फंक्शंस जो हैं कंपनी के वो उसके अंडर में आ गए थे। तो बेसिकली और इसी एक्ट के थ्रू जो जो भी पोजीशन इंडिया में ब्रिटिश के थे उसे ब्रिटिश पोजीशन कहा गया था। ठीक है, तो हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। 9 है, with reference to provision of Simon Commission consider the following statement। साइमन कमीशन बेसिकली जो 1919 में जो एक्ट आया था उसको रिव्यू करने के लिए पहले ही डिसाइड हो गया था कि एक कमीशन तैयार होगा। तो साइमन जो थे उसके हेड बने थे, जो उसको हेड कर रहे थे या प्रेसिडेंट बने थे, इस वजह से उस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया। और वो 2 साल पहले ही उसे फॉर्म कर दिया गया था 1927 में ही। तो 1927 में साइमन कमीशन बना, 1928 में इंडिया आया, और इंडिया में आने के बाद उसने 1930 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, और उसको उस रिपोर्ट में क्या क्या प्रोविजंस थे वो यहाँ से हम देखते हैं कि कौन कौन से उसके प्रोविजंस करेक्ट हैं। ठीक है, तो उसने एबोलिशन ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस, हाँ उन्होंने डायरकी का जो प्रोविजन उसमें खत्म करने को उन्होंने अपने एक सजेशन दिया था, और उन्होंने कहा था कि ये जो डायरकी है वो सेंटर पे होनी चाहिए। ठीक है, तो एक्सटेंशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, तो डायरकी जब खत्म हुई थी तो ऑब्वियसली उधर इलेक्शंस होने, उन्होंने बोला था 1935 के बाद इलेक्शंस हुए थे और उधर गवर्नमेंट बनी थी, स्टेट गवर्नमेंट हुई थी। तो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी उन्होंने सजेशन दिए थे। एबोलिशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, तो एबोलिशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट का इन्होंने सजेशन नहीं दिया था, जबकि इन्होंने बढ़ाने का दिया था। उसके बाद वुमेन्स को 1935 में रिजर्वेशन मिला था। ठीक है, तो 3 हमारा गलत हो जाता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। तो इन्होंने वो सजेशन दिया था कि एक पूरा एक भारत जितने भी प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश इंडिया में जो उसकी पोजीशंस हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तो उनको मिला के एक बड़ा फेडरेशन बनाया जाए। तो 1, 2 एंड 4 हमारे करेक्ट हो जाते हैं, 3 इज इनकरेक्ट, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है सी। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन पे आ चुके हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स मेंबर पोर्टफोलियो हेल्ड इन फर्स्ट कैबिनेट 1947। इसमें बताया गया कि एक मेंबर है और उसको कौन सा पोर्टफोलियो मिला था जब फर्स्ट कैबिनेट बनी थी 1947 में।
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम अफेयर्स से उसको उनको मिला था, वो होम अफेयर्स में थे और होम अफेयर के मिनिस्टर थे। तो ये बेसिकली पहला वाला तो करेक्टली मैच है, ठीक है, करेक्टली मैच पूछा है। और दूसरा जो जॉन मथाई हैं उनको साइंटिफिक रिसर्च नहीं, उनको रेलवे डिपार्टमेंट जो है उनको जॉन मथाई जी को दिया गया था, और साइंटिफिक रिसर्च जो है वो नेहरू जी के पास था, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एजुकेशन, बेसिकली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एजुकेशन नहीं, ये एजुकेशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को मिला था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है वो दिया गया था। तो इसमें हमारा 2 और 3 जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, और ओनली 1 करेक्ट हो जाता है, तो सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ 10 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया था जो इम्पोर्टेंट हैं आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए। और ऐसे ही मैं 10-10 क्वेश्चन की सीरीज लेके आता हूँ और आता रहूँगा, और जिसमें मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप हमारे एग्ज़ाम बी के साथ आप जुड़े रहिए, और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाइक हिस्ट्री के, करंट अफेयर्स के, फिर और भी बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हम लेके आते रहते हैं, और बहुत जो इम्पोर्टेंट हमें लगता है कि जो एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है वो हम आप लोगों के लिए कोशिश करते हैं कि बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम उनके लिए जो उनका जो ये एक प्रिपरेटरी पीरियड है उसको हम इजी बनाएं, ये हमारा एक गोल रहता है, ठीक है दोस्तों। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए कि एग्ज़ाम भी एक अच्छा काम कर रहा है। थैंक यू दोस्तों, और हमारे जो फ्री मॉक टेस्ट हैं उनको अटेम्प्ट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।